इमेजिन करो, एक ऐसा देश जो सिर्फ 250 साल पुराना है, मगर दुनिया की मेजॉरिटी ग्लोबल रिजर्व करेंसी को कंट्रोल करता है। दुनिया भर में 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस चलाता है, हर साल $800 बिलियन से ज्यादा डिफेंस पर खर्च करता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वही देश आज $34 ट्रिलियन से ज्यादा के कर्ज में डूब चुका है, हर साल सिर्फ इंटरेस्ट में ही लगभग $1 ट्रिलियन दे रहा है, और उसका अपना डॉलर सिस्टम ही खतरे में है, तो क्या अमेरिका सच में गिर रहा है या फिर ये एक और स्ट्रेटेजिक इल्यूजन है? ये कहानी है एक सुपर पावर की, उसके उदय की, उसके वॉर्स की, उसके $1 ट्रिलियन डेट्स की, और उस फ्यूचर की जो दुनिया का पावर मैप बदल सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स साल 1776 में बना। ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ इंडिपेंडेंस के बाद ये एक छोटा सा रिपब्लिक था। पॉपुलेशन कम थी, आर्मी वीक थी, इकोनॉमी अनस्टेबल थी। लेकिन एक चीज थी जो बाकी दुनिया में नहीं थी, अपॉर्चुनिटी। यूरोप मोनार्की में फंसा हुआ था, एशिया कॉलोनियल कंट्रोल में था, अमेरिका में जमीन थी, नेचुरल रिसोर्सेज थे, और इमिग्रेशन का फ्लड शुरू हो गया। 1800 के दशक में अमेरिका ने मैनिफेस्ट डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट दिया। आइडिया ये था कि पूरा कॉन्टिनेंट उनका हक है। इस एक्सपेंशन में नेटिव अमेरिकन्स को हटा दिया गया, मिलियंस को फोर्सिबली रिलोकेट किया गया। ट्रेल ऑफ टीयर्स जैसा ट्रैजिक माइग्रेशन हुआ। ग्रोथ पीसफुल नहीं थी, ये एक्सपेंशन लैंड और ब्लड पर बेस्ड थी। फिर आया अमेरिकन सिविल वॉर, नॉर्थ वर्सेस साउथ। ऑफिशियल इशू स्लेवरी था, लेकिन असली बैटल इकोनॉमिक पावर की थी। 6 लाख से ज्यादा लोग मरे, लेकिन वॉर के बाद फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रांग हो गई, नेशनल आइडेंटिटी सॉलिड हो गई, और अमेरिका एक सेंट्रलाइज्ड पावर बन गया। 1900 के आसपास अमेरिका दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल पावर बन चुका था। स्टील, ऑयल, रेल रोड्स, सब में बूम। इस दौर में पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट्स उभर कर आए। जेपी मॉर्गन, जॉन रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी। इन्होंने इकोनॉमी को शेप दिया, लेकिन साथ ही मोनोपोली सिस्टम क्रिएट किया। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1। शुरू में अमेरिका न्यूट्रल था, लेकिन जब यूरोप फाइनेंशियली कोलैप्स होने लगा, अमेरिका ने लोन्स देना शुरू किया। जब वॉर में एंटर हुआ, तब तक यूरोप यूएस का डेटर बन चुका था। वॉर के बाद यूरोप वीक था, अमेरिका स्ट्रांग था। पावर शिफ्ट लंदन से वॉशिंगटन आ रहा था। इसके पहले ही फेडरल रिजर्व बन चुका था, साल 1913 में। यह सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स कंट्रोल करता है। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व था, डॉलर स्ट्रांग हो गया। फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वर्ल्ड वॉर 2। यूरोप बर्बाद, जापान बर्बाद, एशिया अनस्टेबल। अमेरिका की इंडस्ट्री डबल स्पीड पर चल रही थी, मैन्युफैक्चरिंग पीक पर थी, मिलिट्री स्ट्रॉन्गेस्ट थी। साल 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। यहां डिसाइड हुआ, डॉलर गोल्ड से बैक्ड होगा, बाकी कंट्रीज अपनी करेंसी डॉलर से पैक करेंगी। मतलब डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। अब अगर दुनिया को ऑयल चाहिए, ट्रेड करना है, इंटरनेशनल डील करनी है, तो डॉलर चाहिए। अमेरिका ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन हर एम्पायर का एक पैटर्न होता है, तेजी से ग्रोथ, मिलिट्री एक्सपेंशन, करेंसी डोमिनेंस, डेट एक्यूमुलेशन, इंटरनल वीकनेस। अमेरिका अब डेट एक्यूमुलेशन के फेज में एंटर कर चुका है, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे कोल्ड वॉर ने मिलिट्री स्पेंडिंग को एक्सप्लोड किया, कैसे वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान वॉर्स में $1 ट्रिलियन खर्च हुआ, और कैसे डेट सिस्टम धीरे धीरे एम्पायर को अंदर से कमजोर कर रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से अमेरिका की असली मिलिट्री सेंचुरी शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इस टकराव को दुनिया ने नाम दिया कोल्ड वॉर। ये डायरेक्ट वॉर नहीं था, ये पावर, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स और इन्फ्लुएंस का साइकोलॉजिकल वॉर था। लेकिन इस कोल्ड वॉर ने एक चीज परमानेंटली चेंज कर दी, अमेरिका का डिफेंस बजट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी अमेरिका ने अपनी मिलिट्री कम नहीं की, बल्कि परमानेंट वॉर इकोनॉमी शुरू हो गई। आज भी अमेरिका हर साल लगभग $800 बिलियन से ज्यादा डिफेंस पर खर्च करता है। यह दुनिया की अगले कई देशों के कंबाइंड डिफेंस से भी ज्यादा है। और यहां से शुरू होती है $1 ट्रिलियन वॉर्स की कहानी। सबसे पहला मेजर बैटलफील्ड था कोरियन वॉर। 3 साल का वॉर, लाखों लोग मरे, अमेरिका ने बिलियंस खर्च किए। रिजल्ट, कोरिया डिवाइड हो गया, नॉर्थ और साउथ। लेकिन असली झटका आया वियतनाम वॉर में।
वियतनाम में अमेरिका लगभग 20 साल तक फंसा रहा। अंदाजा लगाया जाता है कि इस वॉर में अमेरिका ने $107 बिलियन से ज्यादा खर्च किया। उस वक्त के हिसाब से आज के वैल्यू में यह कई ट्रिलियन के बराबर होता। साथ ही 50,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मरे, लाखों वियतनामी सिविलियंस मरे। अमेरिका को मिलिट्री डिफीट फेस करनी पड़ी। यहां से एक सवाल पैदा हुआ, क्या अमेरिका हर जगह जीत सकता है? फिर आया मिडिल ईस्ट का दौर। साल 1971 में एक बड़ा डिसीजन हुआ। रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया। इसको कहा गया निक्सन शॉक। अब डॉलर गोल्ड बैक्ड नहीं था, फिर भी दुनिया डॉलर क्यों यूज करती रही? जवाब था ऑयल। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ डील की, ऑयल सिर्फ डॉलर में ट्रेड होगा। इस सिस्टम को कहा गया पेट्रो डॉलर सिस्टम। मतलब अगर किसी देश को ऑयल खरीदना है, उसे डॉलर चाहिए। डॉलर चाहिए तो यूएस बॉन्ड्स खरीदो, और यहां से शुरू हुई डेट मशीन। फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर, मिडिल ईस्ट वॉर्स। सितंबर 11 अटैक्स ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद अमेरिका ने शुरू की वॉर इन अफगानिस्तान, इराक वॉर। अफगानिस्तान वॉर लगभग 20 साल तक चला। एस्टिमेट के मुताबिक अफगानिस्तान प्लस इराक वॉर्स का टोटल कॉस्ट 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा था। सिर्फ अफगानिस्तान में ही 2 ट्रिलियन के आसपास खर्च हुआ। और एंड में क्या? तालिबान वापस पावर में आ गया। इराक में इंस्टेबिलिटी आज तक चल रही है। अमेरिका ने पैसा खर्च किया, सोल्जर्स लूज की, पॉलिटिकल गुडविल लूज की, लेकिन डेट बढ़ता गया। अब नंबर्स देखो। अमेरिका का टोटल नेशनल डेट अब 34 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। हर साल इंटरेस्ट पेमेंट ही लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच रही है। मतलब अमेरिका अपने डिफेंस बजट जितना पैसा सिर्फ कर्ज के इंटरेस्ट में दे रहा है। ये वही पैटर्न है जो हिस्ट्री में कई एम्पायर्स के साथ हुआ। रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, मिलिट्री एक्सपेंशन प्लस ओवर स्पेंडिंग प्लस डेट। लेकिन फर्क यह है कि अमेरिका के पास अभी भी है, सबसे पावरफुल मिलिट्री है, सबसे इन्फ्लुएंशियल करेंसी है, सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट है, सिलिकॉन वैली जैसी इनोवेशन पावर है। नेटो में लीडरशिप भी अमेरिका के पास है। लेकिन एक नया चैलेंजर उभर रहा है, चाइना। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस हासिल की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट की, डॉलर के अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स पर काम शुरू किया। अगर कभी ऑयल या ग्लोबल ट्रेड डॉलर के बिना होने लगा, तो अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसका करेंसी कंट्रोल, चैलेंज हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका कोलैप्स करेगा या फिर वो अपने सिस्टम को फिर से रीइन्वेंट करेगा? हिस्ट्री ये बताती है कि एम्पायर्स कभी एक दिन में नहीं गिरते, वो धीरे धीरे कमजोर होते हैं अंदर से। डेट एक साइलेंट वेपन है, वॉर एक विजिबल वेपन है। अमेरिका ने दोनों का यूज किया। अब देखना यह है कि फ्यूचर में कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल साबित होगा, मिलिट्री या मनी प्रिंटिंग। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले पार्ट में हम ब्रेक डाउन करेंगे टोटल वॉर्स का अप्रॉक्सीमेट काउंट, एग्जैक्ट डिफेंस स्पेंडिंग कंपैरिजन, डॉलर कोलैप्स सिनेरियो और पॉसिबल फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर। अब कहानी अपने सबसे क्रिटिकल फेज में एंटर करती है। अमेरिका सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, एक मिलिट्री नेटवर्क, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस मशीन। लेकिन हर मशीन का एक प्रेशर लिमिट होता है, और अब प्रेशर बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वॉर्स की। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी हिस्ट्री में ऑफिशियली और अनऑफिशियली मिलाकर 200 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस किए हैं। डायरेक्ट डिक्लेयर्ड वॉर्स कम थे, लेकिन इंटरवेंशंस, रेजीम चेंज ऑपरेशंस, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा। मेजर वॉर्स लिस्ट देखो। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, वॉर ऑफ 1812, अमेरिकन सिविल वॉर, स्पेनिश अमेरिकन वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, गल्फ वॉर, वॉर इन अफगानिस्तान, इराक वॉर। ये सिर्फ मेजर एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर्स, लैटिन अमेरिका इंटरवेंशंस, मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस ऐड करो, काउंट और बढ़ जाता है। अब पैसा, डिफेंस स्पेंडिंग। आज अमेरिका हर साल लगभग $800 बिलियन से ज्यादा मिलिट्री पर खर्च करता है। ये दुनिया के अगले कई देशों के कंबाइंड स्पेंडिंग के बराबर है। सेकंड पोजीशन पर है चाइना, लेकिन उसका स्पेंडिंग अमेरिका से काफी कम है। लेकिन असली प्रॉब्लम है डेट। अमेरिका का टोटल नेशनल डेट $34 ट्रिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। हर साल सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट लगभग $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच रहा है।
मतलब गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज के इंटरेस्ट में चला जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई आदमी क्रेडिट कार्ड से पुराना बिल चुकाने के लिए नया लोन ले। अब सवाल आता है, अगर अमेरिका इतने कर्ज में है तो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा? जवाब सिंपल है, डॉलर। फेडरल रिजर्व जब चाहे सिस्टम में पैसा इंजेक्ट कर सकता है। पैंडेमिक के दौरान $1 ट्रिलियन स्टिमुलस पैकेजेस दिए गए, मनी प्रिंट हुआ, मार्केट ऊपर गया, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ा। अगर डॉलर में दुनिया का ट्रस्ट कम हुआ तो यूएस बॉन्ड्स बेचना शुरू हो सकता है। अगर बॉन्ड्स बेचे गए, इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ेंगे, इंटरेस्ट बढ़ेगा, डेट सर्विसिंग और महंगा होगा। ये एक डेंजरस साइकिल है। अब जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखते हैं। चाइना और रशिया डॉलर के ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। ब्रिक्स नेशंस अपना ट्रेड डॉलर के बिना करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑयल ट्रेड कभी लार्ज स्केल पर डॉलर के बिना होने लगा तो पेट्रो डॉलर सिस्टम वीक हो सकता है, और अगर रिजर्व करेंसी स्टेटस कमजोर हुआ तो अमेरिका को अपने डेट का असली बोझ महसूस होगा। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। अमेरिका के पास है सिलिकॉन वैली इनोवेशन पावर, वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल टेक जायंट्स, मिलिट्री अलायंसेस जैसे नेटो, सबसे लिक्विड कैपिटल मार्केट्स। डॉलर अभी भी ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन है। कोई क्लियर रिप्लेसमेंट अभी तक फुली रेडी नहीं है। चाइना स्ट्रांग है लेकिन उसका युआन फुली फ्री फ्लोटिंग नहीं है। यूरोप स्ट्रांग है लेकिन पॉलिटिकली डिवाइडेड है। तो क्या अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है या बस ट्रांजिशन फेज में है? हिस्ट्री में एम्पायर्स तब गिरते हैं जब इंटरनल डिवीजन बढ़ जाए, डेट कंट्रोल से बाहर हो जाए, मिलिट्री ओवरस्ट्रेच हो जाए, करेंसी पर ट्रस्ट टूट जाए। अमेरिका में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रहा है, डेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ग्लोबल चैलेंजेस राइज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इनोवेशन और कैपिटल पावर अभी भी अनमैच्ड है। आखिरी सवाल, क्या हम एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं जहां अमेरिका एक सुपर पावर होगा लेकिन सिंगल रूलर नहीं होगा, चाइना एक इकोनॉमिक जायंट होगा, इंडिया राइज करेगा, रीजनल पावर स्ट्रांग होंगे, या फिर अमेरिका फिर से रीइन्वेंट करेगा अपने आप को जैसे उसने पहले भी कई बार किया है? एम्पायर का फ्यूचर कभी फिक्स नहीं होता। वो पॉलिसी, लीडरशिप, इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। और अब दुनिया देख रही है, क्या नेक्स्ट सेंचुरी भी अमेरिकन सेंचुरी होगी या पावर मैप रीराइट होने वाला है? डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म नहीं होती। ये बस शुरुआत है उस डिबेट की जो अगले दशकों में डिसाइड करेगी दुनिया का असली सुपर पावर कौन होगा।